Hello friends, this is शशांक सिंह and again welcome to my YouTube channel IS Point। दोस्तों, हम इस वीडियो लेक्चर में अध्ययन करने वाले हैं जनसंख्या की गुणवत्ता के बारे में, यानी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसके पिछली वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि पुरुषों और महिलाओं का आर्थिक क्रियाओं में कैसी गतिविधि है, यानी अर्थव्यवस्था में उनकी गतिविधि कैसी है। इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं जनसंख्या की गुणवत्ता के बारे में। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि जनसंख्या की गुणवत्ता है क्या। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। यानी कि हमारी जो जनसंख्या है इसकी क्वालिटी किस किस पर निर्भर करती है? हेल्थ पर यानी स्वास्थ्य, और देश के लोगों द्वारा प्राप्त जो स्किल्स है यानी कौशल है उस पर निर्भर करती है। जैसे कि हमारे देश में बहुत सारी जनसंख्या हो, पॉपुलेशन रेट बहुत ज़्यादा हो, लेकिन यदि वह शिक्षित नहीं है, उसके अंदर स्किल्स नहीं है, तो उस जनसंख्या से क्या मतलब। और वही जनसंख्या जो विद्यमान है हमारे देश में, अगर वो पढ़ी लिखी होगी, शिक्षित होगी, स्वस्थ होगी, तो देश की इकोनॉमी में सहयोग करेगी, जिससे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। निरक्षर और अस्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। वही जो कि अभी मैंने आपको बताया कि निरक्षर का मतलब अनपढ़, यानी जिनको कुछ भी नहीं पता है, जो शिक्षित नहीं है, और अस्वस्थ जो हमेशा बीमार रहते हैं, रोग कष्ट पीड़ा से ग्रसित रहते हैं। ऐसे लोग हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर एक बोझ के समान होते हैं। इसलिए साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियां होती हैं। अगर हमारे देश की जनसंख्या साक्षर है यानी शिक्षित है, पढ़ी लिखी है और स्वस्थ है, तो वह हमारे देश की समझ लीजिए कि एक अमूल्य निधि है, एक धन है, जिससे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान होती है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था और दृढ़ होती है। अब हमारे इस जनसंख्या की गुणवत्ता जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें शिक्षा की क्या वैल्यू है, यानी शिक्षा का, एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, आइए जानते हैं। शिक्षा यानी एजुकेशन, ये तो हम सबको पता है कि एजुकेशन इज द बेस्ट की ऑफ सक्सेस, यानी सफलता की अगर सबसे अच्छी कुंजी है कोई, तो वह है शिक्षा। अब बिना शिक्षा के मानव जीवन व्यर्थ है, नष्ट है। जैसा कि किसी ने कहा है कि राजा जो होता है वो अपने देश में ही पूज्य होता है, सम्मान पाता है, लेकिन जो शिक्षित विद्वान होता है वह पूरे विश्व में पूजा जाता है। तो शिक्षा की इतनी वैल्यू है, इतना इंपॉर्टेंस है। हमारे जीवन में शिक्षा एक अहम भूमिका निभाती है। अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की सकल की शिक्षा ने बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। जैसा कि इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया था सकल और विलास की स्टोरी के रूप में, तो उसमें हमने देखा था कि सकल के पेरेंट्स ने उनको पढ़ाया, और जब सकल ने शिक्षा ग्रहण किया तो उसको एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिली, जॉब मिली। जॉब को किया जिससे कि उसको कुछ धन मिला, तो जिससे कि उसका जीवन यापन चला। यानी शिक्षा के बदले में उसको नौकरी मिला, व्यवसाय मिला, और जिससे कि उसका धनोपार्जन हुआ। वहीं दूसरी तब मैंने क्या देखा कि विलास कुछ नहीं करता था, उसकी मां मछलियां बेच करके जीविकोपार्जन करती थी। तो शिक्षा की
क्या वैल्यू है, क्या महत्व है, ये सकल और विलास की स्टोरी से भी हमको सीखने को मिलती है। सकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। यदि उसने डेवलपमेंट किया तो उसमें शिक्षा ने अपना एक अभूतपूर्व रोल निभाया। इसी शिक्षा ने ही सकल के लिए नए क्षितिज खोले, नए रास्ते खोल दिए और नई आकांक्षाएं दी। उसको ये लगा कि हम इसी शिक्षा के चलते ही अपने जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं, और शिक्षा के चलते ही उसकी वैल्यू बढ़ गई। उसको लोग जानने लगे, मानने लगे, उसको रेस्पेक्ट देने लगे। इसी शिक्षा ने ही उसके जीवन के मूल्य को, यानी उसकी वैल्यू को डेवलप किया, विकसित किया। न केवल सकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है। समाज के विकास में अगर हम देखें तो शिक्षा एक अभूतपूर्व भूमिका निभाती है। हमारा समाज शिक्षित यदि है, पढ़ा लिखा समाज है, तो जब हमारा समाज पढ़ा लिखा रहेगा तो हमारे देश की कंट्री यानी देश की अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में समाज का भी, पढ़े लिखे लोगों का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है और प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। अब हमारे देश की जो साक्षरता दर थी, अगर हम इस ग्राफ के माध्यम से समझना चाहें तो हम देख सकते हैं, ग्राफ में दिखाया गया है कि हमारे देश की 1951 में यानी 1951 में जो साक्षरता दर थी वो 18% थी। लेकिन वही साक्षरता दर धीरे धीरे इंक्रीज होती गई, बढ़ती गई। 2001 की जो भारतीय जनगणना हुई थी उसमें हमारे देश की साक्षरता दर 74% पहुंच गई। यानी कि जो 1951 में जो लिटरेसी रेट था वह 2001 में पहुंच करके 18% से 74% हो गया। तो अब ये जो लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर बढ़ी है, इसके बढ़ने में क्या क्या भूमिका, क्या क्या योगदान रहा है, आइए अब उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है। जो शिक्षा की गुणवत्ता सुधारी गई है और शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में प्रेशर दिया गया है, बल दिया गया है, फोर्स किया गया है, उसमें लड़कियों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। प्रत्येक जिले में यानी एवरी डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हर जिले में नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई है, जिसमें शिक्षा जो प्रदान की जाती है, शिक्षा की क्वालिटी वेरी गुड यानी हाई क्वालिटी की शिक्षा रहती है, और जो भी शिक्षा प्रदान की जाती है वह फ्री ऑफ कॉस्ट यानी निःशुल्क, बिना किसी फीस के, बिना किसी चार्ज के शिक्षा दी जाती है। इसके लिए लोग कक्षा 5वीं से ही तैयारी, प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं नवोदय विद्यालय में जाने के लिए। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यवसायिक शाखाएं विकसित की गई हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमने हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया या ग्रेजुएशन कर लिया तो हमारे पास डिग्री आ गई और हमको प्रैक्टिकली कुछ पता ही नहीं है। इसके लिए क्या किया गया है कि जो हाई स्कूल के विद्यार्थी थे, इनको ज्ञान तो विद्यालय में मिला, लेकिन अब इनके कौशल को कैसे बढ़ाया जाए, इनकी स्किल को कैसे डेवलप किया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ने विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए। जैसा अभी रिसेंटली ही स्टार्ट हुआ था कौशल विकास मिशन, तो उसमें क्या था
कि डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जाती थी कि इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, कौन कौन से काम होते हैं, कैसे तुमको वहां रहना है, कैसे काम करना है, ये सब सिखाया जाता था। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने अनेक शाखाएं विकसित की। शिक्षा पर योजना परिव्यय, पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वह 151 करोड़ रुपए की थी। यानी शिक्षा पर गवर्नमेंट ने जो भी फंड दिया, जो भी इन्वेस्ट किया, वह पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 151 करोड़ रुपए दिया। लेकिन यही परियोजना जब 10वीं पंचवर्षीय परियोजना आई तो यही मनी जो था, यही धन जो था, यही इन्वेस्टमेंट जो था वो 43,825 करोड़ रुपए हो गया। इससे यह साफ साफ दर्शित होता है, दिखाई देता है कि हमारी गवर्नमेंट ने, यानी इंडियन गवर्नमेंट ने शिक्षा पर बहुत ज्यादा बल दिया है। शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे सुधारा जाए, जो लिटरेसी रेट है यानी साक्षरता दर है उसको कैसे और बढ़ाया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी शुरू किए और योजनाएं शुरू हो, उनका क्रियान्वयन हो, इसके लिए उन्होंने समय समय पर फंड का भी इन्वेस्टमेंट किया है। आइए आगे देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1951 से 1952 के 0.64% से बढ़कर 2002 और 3 में 3.98% बजटीय अनुमान हो गया है। यानी कि 1951 और 52 में स्थिति क्या थी, जो बजटीय अनुमान था शिक्षा के क्षेत्र में वह क्या था, 0.64। लेकिन यही 2002-2003 में बढ़कर के कहां तक हो गया, 3.98%। यानी साक्षरता दर 1951 के 18% से बढ़कर 2001 में 65% हो गई है। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। यदि हमको शिक्षा नहीं होगी, हम शिक्षित नहीं होंगे, हम निरक्षर रहेंगे, तो समय समय पर कौन सी योजनाएं आ रही हैं, उनका लाभ कैसे हमको उठाना है, उनका बेनिफिट हमको कैसे मिले, ये सब नॉलेज भी नहीं रहेगा, तो हम खुद ही पीछे रह जाएंगे। इसलिए किसी भी देश का जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, उसमें एजुकेशन अपनी अहम भूमिका निभाता है। जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 50% अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब 50% अधिक है। यानी कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुष अधिक शिक्षित होते हैं। ऐसा हमारे समाज में अवधारणा बनी हुई है कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ा लिखा करके क्या होगा, इनको घर में ही रहना, परिवार में रहना है, लड़कों को तो घर से बाहर निकलना है, जबकि ये बहुत ही गलत अवधारणा है। मैं तो इसको नहीं मानता हूं। महात्मा गांधी जी का एक स्टेटमेंट था कि यदि आप किसी एक लड़के को पढ़ाते हो तो सिर्फ आप उस लड़के को ही पढ़ाते हो, लेकिन यदि आप किसी एक लड़की को पढ़ाते हो तो वह किसी एक लड़की को ही नहीं, अपितु एक परिवार को पढ़ाते हो, क्योंकि वही लड़की आगे चल करके कभी मां बनेगी। जब मां बनेगी तो अपने बच्चों को भी शिक्षा देगी, यानी एक परिवार को वह शिक्षित करेगी। और हमारे जो गांव की एजुकेशन क्वालिटी है, लिटरेसी रेट है, इससे कहीं अधिक यानी 50% अधिक है शहरों की साक्षरता दर, क्योंकि गांव के लोग शिक्षा की वैल्यू कम समझते हैं, जबकि शहर के लोग
शिक्षा के वैल्यू को, शिक्षा के इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए वो अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले आते हैं, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान कराते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यही शिक्षा ही मानव जीवन का उत्थान है। शिक्षा से ही मनुष्य ऊंचाई पर उठ सकता है और शिक्षा से ही मनुष्य निम्न स्तर तक भी आ सकता है। केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 96% है, यानी 96% है। केरल में ज्यादातर वहां के लोग बहुत शिक्षित होते हैं, वहां की साक्षरता दर वास्तव में बहुत अधिक है। सबसे ज्यादा वहां के आपको टीचर्स मिलेंगे, नर्सेस वहीं की ज्यादा रहती हैं। प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 5 लाख से भी अधिक गांवों में फैली हुई है। जैसे लोग बोलते नहीं कि ये प्राइमरी पाठशाला है, ये प्राथमिक विद्यालय है, तो गवर्नमेंट ने अनेक सारी स्कीम लॉन्च की, तो वही प्राइमरी विद्यालय भारत के 5 लाख से भी अधिक गांव में है। लेकिन अनफॉर्चुनेट यानी दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई बीच में छोड़ने की उच्च दर ने कमजोर कर दिया। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी कि 2010 में 10 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए गवर्नमेंट ने एक अभियान शुरू किया। उस अभियान का क्या नाम था? सर्व शिक्षा अभियान। इस सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से गवर्नमेंट ने यह मैसेज दिया कि सब पढ़ें और सब आगे बढ़ें, चाहे जिस वर्ग का हो, चाहे वो धनवान हो या निर्धन हो, सभी को शिक्षा लेने का समान अधिकार है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की थी। राज्यों, स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की यह एक समयबद्ध पहल है। यानी कि इस योजना में स्थानीय लोगों ने भी सहयोग किया और राज्य की जो स्टेट की जो गवर्नमेंट थी उसने भी परस्पर सहयोग किया। तो इन सभी सहयोगों से ही यह मिशन आगे बढ़ाया गया। इसी के लिए कि शिक्षा के क्षेत्र में और सुधार हो और अधिक से अधिक बच्चे शिक्षा पाएं, विद्यालय की तरफ बच्चों का इंटरेस्ट यानी रुचि और बढ़े, इसके लिए गवर्नमेंट ने सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए, यानी कि अधिक से अधिक बच्चों का एडमिशन हो। इसके लिए गवर्नमेंट ने स्कूल लौटो शिविर योजना की शुरुआत की। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की जा रही है, जिसको हम लोग मिड डे मील के नाम से जानते हैं। कि चलो मिड डे मील योजना को गवर्नमेंट ने शुरुआत किया कि मान लीजिए जो गरीब परिवार से बच्चे हैं उनको खाने के लिए भी स्कूल में दिया जाएगा, कि कम से कम इसी खाने के बहाने तो पढ़ने आएंगे, कुछ ना कुछ तो शिक्षा इसी खाने के बहाने ही उनको ग्रहण होगी। तो गवर्नमेंट ने इस बात को भी ध्यान में दिया कि जो पढ़ने जा रहा है वो भूखा ना रहे, लेकिन इसी भोजन के साथ साथ स्वास्थ्य की भी क्वालिटी पर ध्यान दिया गया। इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है और हो भी रही है। 10वीं योजना में योजना अवधि के अंत तक उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन में वर्तमान 6% से 9% तक की वृद्धि करने का प्रयास किया गया है।
यह रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए अब विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, जैसे कि समय समय पर सिलेबस चेंज होते रहते हैं कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए हितकर होते हैं उन्हीं सिलेबस को, उन्हीं चैप्टर को शामिल किया जाता रहता है। व्यवसायीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है। अब जैसे सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में बहुत सारे अनेक प्रयास किए हैं, अनेक नई नई योजनाएं लाई हैं। योजना दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों के अभिसरण पर केंद्रित है। पिछले 50 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। अगर हम पिछले 50 ईयर्स से कंपैरिजन करें आज के ईयर्स की, तो हम बहुत आगे हो गए हैं। यानी हाई लेवल की अब शिक्षा भी हम प्रदान करने लगे हैं और अनेक यूनिवर्सिटीज हो गई हैं जिससे कि आदमी, जो भी स्टूडेंट जो भी शिक्षा लेना चाहे उसको मिल सकती है आसानी से। इस हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रिपोर्ट से मिला हुआ है। वर्ष 1950-51 में महाविद्यालयों की संख्या थी 750 और विश्वविद्यालयों की संख्या थी 30। विद्यार्थी थे 2,63,000 और उन विद्यार्थियों 2,63,000 विद्यार्थी के अध्ययन के लिए जो शिक्षक की अपॉइंटमेंट हुई थी वो थे 24,000। लेकिन यही रेट आगे जब धीरे धीरे समय गुजरता गया और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आता गया तो 1998-99 की जनगणना के अनुसार नामांकन जो हुआ था वह था 11,089, यानी महाविद्यालयों की संख्या 750 से 11,089 पहुंच गई और विश्वविद्यालयों की संख्या 30 से 238 पहुंच गई, जबकि विद्यार्थी और शिक्षक की संख्या भी इसी प्रकार इंक्रीज हुई है। तो यानी कि शिक्षा के स्तर में 1951 के दशक से बहुत परिवर्तन हमको देखने को मिल रहे हैं। अब शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो इससे यह पता चलता है स्वास्थ्य फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाए? कोई भी कंपनी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वह ऐसे लोगों को रोजगार नहीं देता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं देता है जो स्वस्थ ना हो, क्योंकि वो जब खुद ही अस्वस्थ रहेंगे तो कंपनी की वैल्यू, कंपनी की रेपुटेशन बढ़ाने में कैसे सहयोग करेंगे? किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्रदान करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। अस्वस्थ लोग किसी संगठन के लिए एक बोझ बन जाते हैं। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है। अब शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी जरूरी है, इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। हमारे यहां जनसंख्या बहुत हो लेकिन जनसंख्या स्वस्थ ही नहीं है, तो ऐसी जनसंख्या से क्या मतलब है? इसलिए किसी भी कंट्री के लिए बहुत चैलेंजिंग टॉपिक होता है, बहुत चैलेंजिंग वर्क होता है कि हमारे यहां जो भी पॉपुलेशन है उनकी हेल्थ कंडीशन गुड रहे, बेटर रहे। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक सेवाओं के लिए
अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। जैसा कि इसके पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीयक क्या है और तृतीयक क्या है। तो किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ कंडीशन यानी कि स्वास्थ्य बहुत जरूरी होता है। अब आइए हम देखते हैं इस चार्ट के माध्यम से कि संबंधित वर्षों की स्वास्थ्य आधारित संरचना यानी उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 1951 में 725 थे, जबकि 2001 में 1,63,181 पहुंच गए। ऐसे ही औसत तथा अस्पताल, औषधालय तथा अस्पताल, बिस्तर, डॉक्टर, नर्सिंग कर्मी, इन सभी की जो संख्या थी 1951 में, वो 2001 में बहुत अधिक बढ़ चुकी थी। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। यदि इस वीडियो में कोई भी टॉपिक आप लोगों को क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।